बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोहर नाम का एक कूड़ा बीनने वाला लड़का रहता था। वो सड़कों पर प्लास्टिक की बोतलें, कागज और भी बहुत सारा सामान बीना करता था। लगता है मैं पूरी जिंदगी कूड़ा ही बीनता रहूंगा। सारा कूड़ा बीनने के बाद शाम को वो कबाड़ी वाली दुकान पर चला गया। क्या बात है मनोहर, आजकल तू कूड़ा बीनने में मन नहीं लगा रहा है क्या? आप भी कमाल की बात करते हैं। कूड़ा बीनने में भला किसका मन लगेगा? ये सब काम तो मजबूरी में करता हूँ, वरना तू तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है ना। जो काम करते हो उसकी इज्जत किया करो, वरना ये भी छिन जाएगा किसी दिन। खैर, मालिक ने मनोहर को पैसे दिए और वो अपने टूटे फूटे घर में वापस आ गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा, तभी उसे अचानक उस कबाड़ी वाले की बात याद आई। उस कबाड़ी वाले ने शायद ठीक ही कहा था। अगर मैं कूड़ा बीनना शुरू ना करता तो मैं आज भी सड़कों पर ही सो रहा होता, सिग्नल्स पर भीख मांग रहा होता। कम से कम टूटी फूटी ही सही, खुद की झोपड़पट्टी तो बना ही ली है। खैर, इसके बाद मनोहर ने अपनी वही बोरी उठाई और अपने माथे से लगाई। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, वैसे उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। ये लो, आज से ही अपने काम को इज्जत करना शुरू किया और आज ही बारिश होने लगी, लेकिन फिर भी मैं काम तो करूंगा ही। मनोहर उसी तेज बारिश में सड़कों पर निकल गया। रास्ते में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पॉलीथीन पड़ी थी, जिसे वो उठा उठा कर अपनी बोरी में भरता जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे कागज के ढेर वहाँ पर पड़े थे, लेकिन वो बहुत भीग चुके थे। ये देखो, ये तो वही बात हो गई कि मेरे सामने हजारों किलो सोना पड़ा हुआ है, लेकिन देखते ही देखते वो सोना मिट्टी बनता जा रहा है। मनोहर ये सब खड़े होकर सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास कोई भिखारी आ गया। साहब, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बरसात में कोई भीख भी नहीं दे रहा है, कम से कम खाना ही खिला दो। अरे मोनू तू, अरे मैं मनोहर, भूल गया क्या मुझे? तभी वो भिखारी मनोहर को पहचान गया। अरे मनोहर, तू ये बोरी लेकर क्या कर रहा है? अभी तक तेरे हाथों में कटोरा हुआ करता था, आज ये बोरी कैसे? अरे मोनू, मैंने अब भीख मांगना बंद कर दिया है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी भीख मांगना छोड़ दे और ये काम चालू कर। कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, फालतू में अच्छा खासा काम छोड़ दिया तूने। भीख मांगने से आसान काम कोई नहीं हो सकता, कैश सीधा हैंड टू हैंड मिल जाता है। और जो काम तू करता है उसमें सबसे पहले तो दिन भर कूड़ा बीनते रहो, उसके बाद शाम को जाकर उसे बेचो, तब जाकर पैसे मिलते हैं। चल मेरे साथ, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इस बारिश में भीख मांगते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर शाम को एक साथ बैठकर पौआ पियेंगे। हाँ नहीं नहीं मोनू, मैं अब कभी भीख नहीं मांगूंगा। खैर, मोनू वहाँ से चला गया। मनोहर के सामने बहुत सारे रद्दी कागज पड़े हुए थे जो भीग रहे थे। वो फिर से उन्हें देखने लगा। ये रद्दी के कागज कम से कम 50 किलो तो होंगे ही। ऐसा करता हूँ, ये सभी कागज उठाकर अपने बोरी में रख लेता हूँ। जब धूप निकलेगी तब उन्हें सुखा लूंगा और उसके बाद बेच दूंगा। मनोहर ने वो सारे रद्दी कागज अपनी बोरी में भर लिए। सबसे पहले ये सारे कागज घर में रख देता हूँ, वरना ये और भी ज्यादा गीले हो जाएंगे। मनोहर भागता हुआ अपनी झोपड़ी में आया और सारे गीले कागज घर में फैला दिए। ये सही रहा, मैंने सारी रद्दी चारों तरफ फैला दी है। हवा लगने से थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। कल जब धूप निकलेगी तब मैं बाहर उन्हें सुखा लूंगा। इसके बाद मनोहर फिर से वो बोरी लेकर कूड़ा बीनने चला गया। उस दिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के पैकेट इकट्ठा कर लिए। उसकी पूरी बोरी भर गई। उस कबाड़ी वाली की बात तो बिल्कुल सच निकली। भले ही आज बारिश होने लगी, लेकिन आज जैसे ही मैंने काम को इज्जत देनी शुरू की, वैसे ही आज मेरा काम भी बढ़ गया। इतनी बारिश होने के बावजूद कुछ देर में मेरी पूरी बोरी भर गई। तभी अचानक मनोहर की नजर एक लड़के पर गई। वो 12 साल का लड़का भी एक बोरी लेकर सड़क के किनारे बैठा था और रो रहा था। मनोहर भागकर उसके पास गया। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो इतनी तेज बारिश में? क्या काम करते हो तुम? कुछ नहीं भैया, मैं कबाड़ बीनकर अपनी जिंदगी चलाता हूँ। मेरी माँ अचानक बीमार हो गई, तो मैंने सोचा था कि आज दिन भर ढेर सारा कूड़ा बीन लूंगा, ताकि शाम तक पैसा इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अपनी माँ का इलाज करा लूंगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में जरा सा भी कूड़ा नहीं मिला मुझे। इतनी छोटी उम्र में तुम कूड़ा बीनते हो? मैं एक भिखारी के खानदान से हूँ। मेरे माँ बाप भीख मांगते थे। एक दिन मेरे पिताजी ट्रेन में भीख मांग रहे थे, तभी एक आदमी को उन पर गुस्सा आया और उसने चलती ट्रेन से मेरे पापा को धक्का दे दिया और मेरे पिताजी मर गए। इसके बाद मेरी माँ भी भीख मांगने लगी, लेकिन मेरी माँ को भीख मांगता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने कूड़ा बीनना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ बीमार है तो घर जाकर उनकी सेवा करो। मैंने आपको बताया ना
क्योंकि मुझे उन्हें डॉक्टर को दिखाना है और मेरे पास 1 रुपए तक नहीं है। आज बिल्कुल कूड़ा भी नहीं मिला, वरना यही बेचकर मैं इलाज करा लेता अपनी माँ का। कितने रुपए चाहिए बताओ? मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे माँ बाप भीख ही मांगते थे, तो मैं भी तो भीख मांग सकता था ना। लेकिन मैंने कूड़ा बिनना चालू किया, तो मैं आपसे भीख कैसे ले सकता हूँ? तू बिल्कुल मुझ पर गया है। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। देख मेरी पूरी बोरी भर गई है। मैंने आसपास का सारा प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए शायद तुझे नहीं मिल रहा है। मेरी ये बोरी तू ले ले और तू कबाड़ी वाले को बेच दे। अपनी माँ का इलाज करा। 2 दिन बाद मुझे इसी जगह मिलना, फिर मुझे सारा कूड़ा और प्लास्टिक वापस कर देना, हिसाब बराबर। इसमें कोई भीख नहीं हुई। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकता। देख गोलू, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरी कम से कम माँ तो जिंदा है। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। तूने मुझे भैया कहा, इसका मतलब तेरी माँ भी मेरी माँ हुई। कम से कम इस नाते तो कूड़ा ले ले मुझसे। माँ से बढ़कर कुछ नहीं। इस उम्र में इतना स्वाभिमान अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से मनोहर ने अपनी पूरी भरी हुई बोरी गोलू को दे दी। मनोहर अब वापस आ गया। चलो अच्छा है, उस लड़के ने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे वैसे भी नहीं थे। उस रात मनोहर बिना खाना खाए ही सो गया। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश कम हो और जो ढेर सारा रद्दी कागज उसने इकट्ठा किया है वो कबाड़ी वाले को बेच दे, ताकि अच्छा खासा पैसा उसे मिल सके। लेकिन अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। लगता है बारिश आज भी नहीं रुकेगी। कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है और भूख भी बहुत तेज लगी है। 10-15 प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएंगी तो खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। उसने सोचा कि आज भी उसे पिछले दिन की तरह ढेर सारा कूड़ा मिल जाएगा। लेकिन आज मनोहर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कल गोलू के साथ हुआ था। लगता है बारिश में लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया है। सबके सब सफाई अभियान से जुड़ गए हैं। ना ही किसी कूड़ेदान में कोई कूड़ा मिला और ना ही सड़क पर किसी ने बोतलें फेंकी। गोलू वाला हाल मेरा भी हो गया आज तो। कोई बात नहीं, आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा लगता है। मनोहर अपने घर की तरफ लौटने लगा, लेकिन वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि तेज आंधी और बहुत तेज बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। वो कागज भी इधर उधर उड़ चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ रद्दी कागज वहीं पर पड़े थे। भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे तो लगा था कि अपने काम की इज्जत करने की वजह से धीरे धीरे मैं भी अब अमीर बन जाऊंगा, लेकिन आज तो तूने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरा घर ही उजड़ गया। सोचा था ये रद्दी बेचकर कुछ पैसे जमा कर लूंगा, वो भी ये बारिश बहा ले गई। अब लगता है फिर से भीख ही मांगनी पड़ेगी। जो थोड़ी सी रद्दी बची हुई थी उसी को अपनी गोद में लेकर मनोहर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस रद्दी कागज से एक आवाज आई। उठ जाओ मनोहर। मनोज अचानक डर कर खड़ा हो गया। उसके हाथ में जो रद्दी कागज थे वो उसके हाथ से छूट गए। कौन है? मैं जादुई कागज हूँ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम खुद भूखे सो गए, लेकिन उस बच्चे की तुमने मदद की, इसलिए मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम अपने जैसे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे। कैसी मदद? इन कागजों से तुम ही अपना घर बनाओ, क्योंकि ये साधारण कागज नहीं बल्कि चमत्कारी कागज है। इसके बाद जो होगा वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मनोहर ने वो कागज उठाए और जल्दी जल्दी फिर से अपना घर बनाना उन्हीं कागजों से शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कागज का घर बहुत बड़ा महल बन गया। महल के अंदर बहुत सारे कमरे और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उस महल में एक तिजोरी भी थी जिसमें ढेर सारे पैसे रखे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अब मैं अपने जैसे हर किसी की मदद करूंगा। उन पैसों से मनोहर ने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ी दुकान खोली। कुछ दिनों बाद उसे वही गोलू दिखाई दिया। उसने गोलू और उसकी माँ को अपने ही घर में रख लिया। गोलू, मैंने कभी परिवार नहीं देखा। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, और माँ, आज से आप मेरी भी माँ हैं। जीते रहो बेटा, तुम्हारी जैसी औलाद भगवान हर किसी को दे। गोलू के पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हार गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे जैसा बेटा मुझे दे दिया। अब तुम दोनों भाई मिलकर सबकी मदद करना। उसके बाद गोलू और मनोहर ने मिलकर दुकान चलानी शुरू कर दी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।